Namaste, I'm Jeevan Jaya Bhatti from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. As we have discussed the first module earlier on the sessions, we got the basic idea about the fashion merchandising, the fashion industry, role of different merchandisers and buyers, and we also have discussed the basic uh, leaders of the fashions. अभी हम पढ़ेंगे फैशन बिजनेस के बारे में, जो कि हमारा सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड यूनिट है. फैशन बिजनेस यूनिट 2. इसको हम धीरे धीरे वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे मर्चेंडाइजिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो उसके लिए हम सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन द अपैरल इंडस्ट्री. इधर अपैरल से क्या मतलब है? क्लोथिंग. जो गारमेंट्स होते हैं उनको अपैरल भी बोलते हैं. तो ये अपैरल इंडस्ट्री की हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मर्चेंडाइजिंग की डेफिनेशन देखी है. मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग इन फैशन रिफर्स टू द प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फैशन प्रोडक्ट to the right customer at the right time in the right quantity at the right place and at the right price to achieve the business profitability. मर्चेंट्स किसके लिए काम करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, और मर्चेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है. तो उसको ध्यान में रखते हुए दे बिल्ड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, दे सेल इट टू द कस्टमर एट द राइट प्राइस, एट द राइट टाइम, एट द राइट क्वांटिटी, सो दैट अगर हम कस्टमर की नीड्स का ध्यान रखेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अपने आप से फुलफ़िल होगा. तो मर्चेंट्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेलिंग और कस्टमर सर्विसेज, और वो भी सही समय पे, सही टाइम पे, और सही क्वांटिटी में, और सही प्राइस पे. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मर्चेंडाइजिंग इन फैशन में. अब हम एक इवोल्यूशन टाइमलाइन जो है मर्चेंडाइजिंग का, वो हम वन बाय वन देखेंगे कि इसका उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई. तो सबसे पहले अगर हम देखें अर्लियर 20th सेंचुरी की अगर बात करें, तो टेलर मेड क्लोथिंग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चलन में था. और जो टेलर मेड क्लोथिंग से हम समझते हो कि अभी जैसे अपन टेलर के पास जाते हैं, हमारा जो मेजरमेंट देते हैं, हमारा मटेरियल देते हैं, या फिर वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए स्पेसिफिकली जो चीज़ें बनती है वो टेलर मेड की कैटेगरी में आती है, जो हमारे बॉडी टाइप में, हमारे बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग बनती है. और लिमिटेड रेडी टू वियर था. रेडी टू वियर क्या होता है कि डिफरेंट साइज़ का सेगमेंट होता है. जैसे आप देखते हो एक्सेस, एस, एल, एम, एल, ये एक सेगमेंट होता है. सारे ब्रांड्स का अपना अपना एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि कौन सा एक्सेस में आएगा, कौन सा एस में आएगा, कौन सा एम में आएगा. तो उस मेजरमेंट से वो कुछ क्वांटिटीज़ रेडी करते हैं, जैसे 10 पीस रेडी कर दिया, और फिर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है अलग अलग साइजेस में. और तो ये क्या हो गया? रेडी टू वियर, मतलब आप जाओ, खरीदो और पहनो. इसमें आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को बनने में भी. फिर है तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था? टेलर मेड बहुत ज़्यादा था और रेडी टू वियर कम था. तो मर्चेंडाइजिंग वाज मेनली इन हाउस. मर्चेंडाइजिंग के लिए ज़्यादा बस एक इन हाउस मर्चेंडाइजर चाहिए होता था जहाँ पे टेलर मेड क्लोथिंग बनती है. तो ये 20th सेंचुरी की बात हो गई. जैसे जैसे टाइम बढ़ा 20s और 50s में डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओपन हो गए, तो बायर बिगन टू प्ले रोल. अब फिर बायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया. मास प्रोडक्शन बढ़ा. अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें अब जो स्टोर ओनर है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है. ठीक है, तो इसके लिए आपको बायर के अकॉर्डिंग होते हैं ये गुड्स.
तो अब उसके लिए फिर आपको बहुत सारा इन्वेंट्री भी अपने स्टॉक में रखना पड़ेगा, रेडी करवा के पहले से, फिर ही आप अपने स्टोर में रख सकते हो। तो मास प्रोडक्शन बढ़ गया और बायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए, बायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और मास प्रोडक्शन बढ़ा। फिर आता है 1960 और 1980s। इसके अंदर क्या हुआ, राइज ऑफ ब्रांड्स एंड डिज़ाइनर्स, ब्रांड्स एंड डिज़ाइनर्स का राइज हुआ। विजुअल मर्चेंडाइजिंग बढ़ी। विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब एक स्टोर का जो डिस्प्ले होता है, जो विजुअल पार्ट होता है या फिर कोई भी ब्रांड का विजुअल पार्ट होता है, दैट कम्स अंडर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। जो विंडो डिस्प्ले किया जाता है मैनिक्विन से या फिर कोई भी एलिमेंट से, तो वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंदर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई। लोग दुकान का विंडो देख के उसके अंदर एंटर हो रहे थे। चेन स्टोर्स भी आ गए। अब ब्रांड्स बढ़ रहा है तो उस ब्रांड के अलग अलग स्टोर्स ओपन होने लग गए, जो कि चेन स्टोर जिसको बोलते हैं। जैसे ज़ारा का स्टोर यहाँ पे भी है, ज़ारा का स्टोर आप अदर कंट्रीज़ में भी देखते हो, अदर सिटीज़ में भी देखते हो। तो वैसे ही चेन स्टोर ओपन हो गए। और प्लानिंग, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, और एक प्लान कि कौन से स्टोर पे क्या जाएगा, कौन से लोकेशन की क्या वैल्यू है और कहाँ पे कितना कस्टमर की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट होने लग गया। मतलब जो प्रोडक्ट मिक्स है, साइज़ वाइज, कलर वाइज और क्वालिटी वाइज, सारा मिक्सअप चीज़ें होती है, वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट में आती है कि कौन से स्टोर में कौन से प्रोडक्ट रहेंगे। तो 1960s में क्या हुआ, ब्रांड्स आ गए और डिज़ाइनर्स आ गए। नाउ कमिंग अप टू 1990s एंड 2000, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर फास्ट फैशन आ गया। फास्ट फैशन के एग्जांपल्स क्या है, ज़ारा, H&M, जो फैशन जल्दी से बनती भी है, जल्दी से आती भी है मार्केट में और जल्दी से चली भी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फास्ट फैशन। तो इसका इन्फ्लुएंस जस्ट इन टाइम बाइंग, मतलब रियल ट्रेंड, मतलब ये ट्रेंड आया, ये मार्केट में इसके इतने पीसेस आए और ये बिक भी गए और ये ऑब्सोलेट भी हो गए जल्दी से जल्दी। तो रियल टाइम ट्रेंड रिस्पॉन्स हो गया। टेक्नोलॉजी बिकम वाइटल, अब इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई। तो ये 1920 और जो 2000 है, और ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है। जैसे आपको पता है नए नए स्टोर्स जैसे जूडियो और रिलायंस के यू था, और ये सब चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फास्ट फैशन। अब 2010 और प्रेजेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ है, ऑनलाइन और ई कॉमर्स, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैशन इंडस्ट्री का पार्ट है, जहाँ पे हम ऑनलाइन स्क्रीन पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं और उसको बाय करते हैं। तो ये ऑनलाइन और ई कॉमर्स मर्चेंडाइजिंग डोमिनेट करने लग गई। एआई टूल का यूज़ करने लग गए, डेटा एनालिटिक्स इन। एआई टूल तो अभी जो करंट ली बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर एवरी ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, और फैशन इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा ध्यान सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी गया है, क्योंकि फास्ट फैशन और से बहुत ज़्यादा लैंडफिल्स क्रिएट हो रहे थे। तो अब कस्टमर्स का भी ध्यान गया, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर है, उनका भी ध्यान गया है सस्टेनेबिलिटी पे। सो दे आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स लाइक विच आर ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, जो डाइज यूज़ कर रहे हैं, जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं और प्रैक्टिसेस जो यूज़ कर रहे हैं वो एक सस्टेनेबल हो। तो ये चीज़ें अभी ज़्यादा चल रही है सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो। और फ्यूचरिस्टिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, एक वर्चुअल ट्राई ऑन है जो अभी भी एक्चुअली कोई बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मेकअप इंडस्ट्रीज़ में ये ऑलरेडी प्ले हो रहा है और गारमेंट में भी आ गया है। कोई बड़े बड़े ब्रांड्स ज़रूर इसको यूज़ कर रहे हैं। जो वर्चुअल ट्राई ऑन है, इसमें क्या होता है कि यू ट्राई योर क्लोथ ऑनलाइन, जैसे आईवियर, जैसे लेंस कार्ट है, वो काफ़ी यूज़ करता है इसको, कि आपको आप खरीदोगे उससे पहले ही एक बार वर्चुअली देख लो हाउ इट विल लुक ऑन योर बॉडी। सो वर्चुअल ट्राई ऑन्स आ गया, मेटावर्स, शॉपिंग, सस्टेनेबल एंड सर्कुलर मर्चेंडाइजिंग मॉडल्स। तो इस सस्टेनेबल, इससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है आप ये प्रोडक्शन पहले से करके नहीं रखोगे, आप कस्टमर से पूछोगे कि ये आप पे अच्छा लगेगा, डू यू वांट टू बाय, और उसको पहले से ही पता रहेगी
फिर जो मैन्युफैक्चरर दे कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। इससे क्या होगा, जो बना के रखते हैं अपन तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कस्टमर नहीं खरीदेगा तो वो लैंडफिल में जाएगा और वो आउट ऑफ द मार्केट तो होगा ही ना। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट हो रहा है। और सर्कुलर मर्चेंडाइजिंग मॉडल मतलब जो सर्कुलर फैशन होती है ना, कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसको बाय किया कस्टमर ने, फिर उसको यूज़ किया, रीयूज़ किया, मतलब वो अपने आप रिसाइकिल हो रहा है। तो ये एक सर्कुलर मॉडल जो है मर्चेंडाइजिंग में अडॉप्ट किया है। तो ये हमने इवोल्यूशन देखा था, पूरा इवोल्यूशन कैसे मर्चेंडाइजिंग का इवोल्यूशन हुआ है टेलर मेड क्लोथिंग से। उसके बाद ब्रांड्स आई, उसके बाद फास्ट फैशन आया, उसके बाद अब वापस हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे एआई टूल्स का यूज़ हो रहा है, सर्कुलर फैशन का यूज़ हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी का मेजर यूज़ हो रहा है। तो ये फ्यूचरिस्टिकली हमने एक इंसाइट भी देख लिया। अब हम एक बार वापस से मर्चेंडाइजिंग की डेफिनेशन देखेंगे। मर्चेंडाइजिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्रोडक्ट आर प्लान्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दीज आर द फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर। तो प्लान्ड, डेवलप्ड, मतलब पहले प्लानिंग करा, सोचा क्या बनाएंगे, फिर उसको बनाया, फिर उसको प्रेजेंट किया कहाँ पे, टारगेट मार्केट के अंदर, टारगेट मार्केट में प्रेजेंट किया। कि हम एक हम सोचते हैं ना पहले तो बनाने के लिए ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं बनाते। एज अ मर्चेंडाइजर और फैशन डिज़ाइनर वी थिंक अबाउट सम पर्पस कि ये कौन पहनेगा, किसके लिए बना रहे लिए, खुद के लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो अगर कस्टमर है उसका क्या एक आउटलाइन डिसाइड करेंगे, उसकी एज क्या है, उसका फिगर क्या है, उसका मतलब सारे जो डेमोग्राफिक्स है, फैक्टर्स हैं, वो हम उसका डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हम उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। इसमें एक्चुअली इनकम कितना, वो प्राइस का बैठेगा कितना, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो हमारा जो टारगेट मार्केट है उसके लिए करेंगे और फिर हम उससे सेल्स बढ़ाएंगे, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मर्चेंडाइजिंग क्या है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्रोडक्ट आर प्लान्ड, डेवलप्ड एंड प्रेजेंटेड टू द टारगेट मार्केट टू जनरेट द सेल, एंड जनरेट होगी सेल्स तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी में होगी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मर्चेंडाइजिंग की। नाउ हम वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। तो टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग फोकस किस पे करता है, फैशन गुड्स पे। तो फैशन गुड्स में क्या आता है, क्लोथिंग एक्सेसरीज, क्लोथिंग और एसेसरीज। क्लोथिंग में भी अब फीमेल, मेल, किड्स, और इसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग। और एसेसरीज में हैंड बैग, फुटवेयर, बेल्ट, अदर एसेसरीज जो भी फैशन रिलेटेड है वो। फिर है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है, इसको प्रेजेंटेशन पे फोकस रहता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले एस्पेक्ट होता है ना, जैसे प्रोडक्ट तो बन गया, अब उसको कैसे शोकेस करना है कि वो अट्रैक्ट करे, स्टोर में भी और प्रोडक्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन क्रिएट हो। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या है, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले एस्पेक्ट ऑफ फैशन आइटम इन द स्टोर। मतलब स्टोर में कैसे डिस्प्ले करें कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाए और लोगों के एक कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक माइंड में उनके बाय करने के लिए एक इंस्टिंक्ट क्रिएट हो। तो ये कौन करता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। फिर है रिटेल मर्चेंडाइजिंग। रिटेल मर्चेंडाइजिंग है प्लेसिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस इन द स्टोर। मतलब एक स्टोर, रिटेल मर्चेंडाइजर्स का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, कस्टमर से। तो इनको प्रोडक्ट का प्लेसमेंट जो है इनके मार्केट के अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करना पड़ेगा और राइट टाइम पे भी करना पड़ेगा, सो दैट जो कस्टमर आ रहा है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसको अपना सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोडक्ट मिले। तो ये 3 टाइप के मर्चेंडाइजर्स होते हैं, मर्चेंडाइजिंग्स होती है जो कि फैशन इंडस्ट्री में होती है। तो अभी हम कुछ की टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले जो कि हमारे मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। को जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइन प्लान। लाइन प्लान में क्या होता है, एक रोड मैप दैट गाइड द प्रोडक्ट कैटेगरी, स्टाइल एंड
क्वांटिटीज फॉर अ सीजन। इसके अंदर मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी रहेगा, स्टाइल्स रहेगा, क्वांटिटी रहेगा सीजन के लिए, हम उसको प्लान करेंगे। असॉर्टमेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अ स्टोर और अ ब्रांड ऑफर, मतलब कितने टाइप के प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, अपने मार्केट के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है SKUs, फोर्थ है बाइंग कैलेंडर, फिफ्थ है सेल थ्रू, सिक्स्थ है मार्केट डाउन, सेवेंथ है ओपन टू बाय और एट्थ है प्लानोग्राम। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन द मर्चेंडाइजिंग। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइजिंग, डेफिनेशन ऑफ मर्चेंडाइजिंग, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसके क्या टाइप्स हैं हमने ये देखे। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।